नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। जितना बड़ा ब्रांड उतनी ज्यादा चर्चा। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर जितना बड़ा आयोजन, कई सारे आयोजन इस बार हो रहे हैं, इतना हमने पहले किसी और सरकार की पहली सालगिरह पर शायद नहीं देखा। न ही कभी इतना बड़ा मीडिया कवरेज भी हुआ होगा, क्योंकि पिछले साल देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया और उस वजह से सरकार ने भी, उसके पहले बीजेपी ने भी बड़ी उम्मीदें जगाई थी। ऐसे में यह बिल्कुल लाजिमी है कि 1 साल जब पूरा हो तो वह हिसाब दें और हम भी उनसे हिसाब मांगें। लेकिन सरकार के आगे के जो 4 साल होने जा रहे हैं, उसका भी एजेंडा तय करने का वक्त है कि अब जो बचा हुआ काम है उसको कैसे पूरा करेंगे। सरकार के 1 साल के कामकाज और विपक्ष की भूमिका पर चर्चा के लिए आज बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, कांग्रेस के महासचिव सीपी जोशी और बीजेडी के सांसद जय पांडा। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं विनय जी की इजाजत से ऐसा करता हूं कि यह कार्यक्रम शुरू करता हूं जोशी जी के साथ। जोशी जी, विपक्ष को बिल्कुल विरोध का रोल निभाना चाहिए, लेकिन आपको यह मानना चाहिए, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट तरीके से मानना चाहिए कि पिछला 1 साल शुड बी टर्म्ड एज अ गुड ईयर। काफी अच्छा काम हुआ है। नहीं, आपको उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। यूपीए फर्स्ट और सेकंड में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने कोशिश की कि देश में जीएसटी लागू की जाए। हमने कोशिश की कि एफडीआई यहाँ पर लागू की जाए। हम पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे थे कि देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो भी कदम है वो आवश्यक कदम उठाए जाएं। और आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में और खासतौर से यूपीए सेकंड में कितने समय तक संसद नहीं चली। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को, जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब वो विरोध में होते हैं तो किस तरह का विरोध करते हैं? और आज अपेक्षा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है। एक ही अंतर आया है, पिछले समय में आपने भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में आपने देखा होगा कि जब हाउस में बिल आया तब आज की हमारी लोकसभा की जो अध्यक्षा है श्रीमती सुमित्रा महाजन, वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। 1.5 साल तक इस पर डिस्कशन किया गया। उस समय अडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी, राज्यसभा के अरुण जेटली जी, सबने मिलकर डिस्कशन करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन दी और यूनानिमसली इस देश में लैंड का जो एक्विजिशन बिल है वो पास हुआ कि किसान को एडुकेट कंपेंसेशन मिलना चाहिए। जी सर, केवल बात नरेंद्र मोदी जी संसद सदस्य नहीं थे। अब ये क्या स्थिति बन गई कि मोदी जी के सांसद और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया जिसमें 50, 30, 40 साल से जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी अपोजिशन की, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद बिल्कुल सर, आइए आपने दोनों कौन से कारण है? अरुण जेटली जी लीडिंग एडवोकेट हैं। कंपनी अफेयर्स में जितने अमेंडमेंट किए गए थे वो सब इनिशिएट किए गए थे सचिन पायलट जी के मंत्रित्व काल में। उसमें अरुण जेटली जी का पूरा कंट्रीब्यूशन था। यूनानिमसली लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया। आज जो विजडम है कि लेजिस्लेटिव लिटरेसी कांग्रेस के पास नहीं है, क्या ये प्रश्न जनता को नहीं? सर, यहाँ बस बिल्कुल आपने बिल्कुल हमारे वरिष्ठ नेता जी, आपने बिल्कुल बड़े महत्वपूर्ण 2 मुद्दे उठाए हैं जो एक प्रकार से कसौटी बन गए हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, आप एक तरफ मान ही रहे हैं ना कि इन्होंने अड़ंगा लगाया था, इसलिए हम भी अड़ंगा लगाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम अड़ंगा नहीं लगा, हम अड़ंगा नहीं लगाए। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में जो कुछ बिल थे हमने पास करवाए। इंश्योरेंस के संबंध में बिल पास करवाया। हम अपनी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं। देश के विकास में हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को बताने की आवश्यकता है कि कानून बना, कानून लागू नहीं हुआ और लागू होने के पहले जो कलेक्टिव विजडम थी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेतृत्व की, उस विजडम में एक व्यक्ति के बदलने से सारी चीजें बदल गई। बिल्कुल, तो आइए जी, बिल्कुल विनय जी, आपकी राय लेते हैं। देखिए, मेरी खुद की राय बड़ी साफ है एज अ सीएनबीसी आवाज बिजनेस चैनल कि वर्क इन प्रोग्रेस है। शुरुआत अच्छी हुई है, विवाद हो सकता है और मेरी बात से असहमति भी दिखा सकते हैं जोशी जी या पांडा साहब भी चाहें तो। लेकिन इसमें जो 2 बड़ी चीज हो गई जिस पर कि आप लोगों ने अपनी पोजीशन को बदला, और जोशी जी यही सवाल उठा रहे हैं, लैंड बिल और जीएसटी। तो आपके तमाम कामों के बीच में ये एक बड़ी हेडलाइन बन गई है। आप जरूर इस पर क्लैरिफाई करना चाहेंगे अपनी पार्टी और सरकार की पोजीशन को। मैं क्लैरिफाई तो जरूर करना चाहूंगा, मगर मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन करने की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बिग पिक्चर है उसको अगर हम देखेंगे तो इस सरकार ने विगत 1 साल में कुल मिलाकर शासन तंत्र में, प्रशासन तंत्र में, गवर्नेंस में जो भरोसा पुनर्स्थापित किया है, रेस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट जो है, मुझे लगता है वो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ट्रस्ट इस वायुमंडल के कारण या इस वास्तविकता के कारण और अधिक
सघन हो पाया है, सॉलिड हो पाया है, क्योंकि पूरी तरीके से पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने में भारतीय जनता पार्टी नित्य सरकार जो है वो सफल हुई है। तो मैं मानता हूं कि इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। रही बात जो दो विधेयकों के बारे में, जो बिल्स के बारे में अभी श्री पीसी जोशी जी कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में जो खामियां थी, उसका पहला इसका वर्षन था, उसके बारे में पहले जो आकलन बना था वो आकलन बाद में बदला। इसका कारण लोगों को अनुभव आया कि इसके कारण कैसे भयानक स्थिति निर्माण हो रही है। और कांग्रेस के भी हमारे कई मित्र, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने, श्रीमान नितिन गडकरी जी ने एक बैठक बुलाई थी, तो सारे रेवेन्यू मिनिस्टर्स जो उसमें थे, तो मैं नाम गिना के बता सकता हूं कि केरल के है, महाराष्ट्र के है, कई लोगों ने, जहां वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कहा था कि इसके कारण काफी परेशानी हो रही है, इसको बदलना चाहिए। ये बात अलग है कि बाद में राजनीतिक कारणों से कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्रियों ने कहा उससे विपरीत भूमिका ली। मगर मैं मानता हूं कि अब ये जो भूमि अधिग्रहण बिल आया है, और वैसे तो मैं इसको भूमि अधिग्रहण भी नहीं कहूंगा, ये तो एक भूमि उपयोग स्वाधीनता विधेयक है, मगर विषय चर्चा का वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि इसके प्रति जब किसी की भी नीयत साफ होती है तो लोग भी समर्थन देते हैं। विपक्ष यानी केवल कांग्रेस तो नहीं ना, बाकी भी दल हैं, इन सबको हम जीएसटी के इर्द गिर्द इकट्ठा कर पाए, सहमति बना पाए। लैंड बिल के बारे में भी हमारी कोशिशें बड़ी प्रामाणिक रही। मतभिन्नता हो सकती है, वो अपनी जगह है, मगर हमारी कोशिशें प्रामाणिक है। तो नेतृत्व की नीयत और इरादों के बारे में प्रामाणिकता जब स्थापित होती है, तब मैं मानता हूं कि एक अलग वायुमंडल बनता है, जिसका लाभ हमारी सरकार को मिला है, मगर जिसका निश्चित रूप में सारा श्रेय हमारे नेतृत्व को हमने देना चाहिए। जी बिल्कुल। जय पांडा साहब, देखिए, हम ये समझते हैं कि आगे जो कसौटी बनेगी, इस पर डिबेट हो सकती है कि एक साल में हम कितना क्रिटिकल एनालिसिस करें सरकार का या ना करें, लेकिन लैंड और जीएसटी पे सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ये बिल पास हो जाए। अब ये दोनों कमेटियों में चले गए हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि अगले मॉनसून सेशन में भी नहीं निकल पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मॉनसून सेशन में निकालना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मजबूरियां या प्रायोरिटीज होती हैं, उसके चक्कर में पूरा गवर्नेंस एजेंडा दरअसल एक तरीके से बैकबर्नर पे जा रहा है और पॉलिटिक्स अब पूरी तरह से हावी हो गई है? पांडा साहब, इसका उत्तर देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं विनय जी से सहमत हूं कि जो बिग पिक्चर में बहुत सारे बदलाव आया हुए हैं। आप अगर विदेश में देखें तो भारत का जो इमेज बन गया था कि एक असफल देश, जिसको डायरेक्शनलेस सरकार और घोटाले पे घोटाले इतने आ रहे थे, इसमें बहुत सारा परिवर्तन आया है। और खास करके हमारे जो डायस्पोरा कहा जाता है, जो करोड़ों भारतीय जो बाहर रहते हैं विदेश में, उनको जो अभी इन्वॉल्व किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये हमारा फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत हेल्प कर रहा है और डोमेस्टिक इकोनॉमी को, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी का ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन ला सकता है। और आपने जो अभी प्रश्न पूछा, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पिछले 2 सेशन में जो इकोनॉमिक बिल्स पास हुए हैं, जोशी साहब ने इंश्योरेंस के बारे कह रहे थे, कोल बिल, मिनरल्स बिल, पिछले दशक में इकोनॉमिक स्फीयर में ऐसा बिल पास नहीं हुए हैं। बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन हुए थे, लेकिन इकोनॉमिक नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ा एक कदम है। और फिर आपने जो प्रश्न पूछा, ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमारे जो जितने रीजनल पार्टीज हैं, आउटरीच है, हमसे कंसल्टेशन करते हैं। और अगर आप देखें, जो पार्टीज इस गठबंधन में नहीं है, उनमें से भी कई पार्टीज सपोर्ट किए हैं ये बिल्स को। तो मेरे ख्याल में लैंड बिल के लिए हमने एक प्रस्ताव दिया है कि हम अब तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम इंश्योरेंस में सपोर्ट किया, बीजेडी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन लैंड के बारे में हमने एक प्रस्ताव दिया कि अगर जो फार्मर्स जो लैंड लूज करते हैं, उनको कोई इकोनॉमिक स्टेक दिया जाए आगे जाते हुए, जो कुछ प्रोजेक्ट्स बनेंगे उस जमीन में,
तो हम इसको सहमति दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो चर्चा हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले कंसल्टेशन नहीं हो रहा था, तो दैट इज व्हाई आई एम ऑप्टिमिस्टिक। आपने एक इंटरेस्टिंग बात उठाई यहां पर कि रीजनल पार्टियों से बातचीत और संवाद का तरीका बदला है। इनफैक्ट शुरू में इनकी भूमिका अलग थी, बीजेपी की कैंपेन के पहले भी और बाद में भी, कि न सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है बल्कि क्षेत्रीय दल जो क्षेत्रीयता की और जात की राजनीति करने हैं उनको भी किनारे करना है। लेकिन अब जो बिल के मामले हैं या ऐसे भी जो पॉलिटिक्स बड़ी हो सकती है 2019 को देखते हुए, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों के साथ क्या बीजेपी की रणनीति और रुख में एक बदलाव हुआ है? मैं समझता हूं कि बदलाव हुआ है। मेरा असेसमेंट आप मानेंगे कि सही है? ममता बनर्जी के केस में देख लीजिए। पांडा साहब। सॉरी, नहीं, आप देखिए, जरूर कुछ आउटरीच है और रीजनल पार्टीज के साथ शायद कुछ बीजेपी का एटीट्यूड में बदलाव आया है। जैसे कि हमारे साथ अभी बातचीत जो हो रहा है, हम कई एरियाज में सपोर्ट किए हैं, और आप तृणमूल कांग्रेस के बारे जो बात उठाए, उन्होंने भी रिसेंटली कुछ मुद्दे पर, कुछ बिल्स पर सरकार को समर्थन दिए हुए हैं। लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है और हर इशू पे डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात यह है कि सरकार की तरफ से कुछ कंसल्टेशन प्रोसेस है जो पहले पिछले कुछ साल में नहीं थे। जी बिल्कुल। यहाँ पर विनय सर आपसे एक सवाल पूछूंगा कि देखिए, आपने कुछ चीजें संक्षेप में बोली और उसको गिनाया नहीं। मैं ये मानता हूं कि ग्रोथ की शुरुआत हो रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने दिखाई है। लेकिन 3 ऐसे मोर्चे हैं जहां पर की सफलता बहुत कम हुई है, बल्कि काम होते हुए नहीं दिखा है। वो है रोजगार क्रिएट करना और एजुकेशन और हेल्थ। ये 3 इलाके ऐसे हैं जिस पर इस 1 साल में कोई महत्वपूर्ण बात हमने नहीं सुनी है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय भी देना चाहिए। एकदम से आकलन पूरा बनाकर कोई निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी हमने नहीं करनी चाहिए। मगर मैं उसके डिटेल्स में जाने के पहले जय पांडा जी ने जो कहा, मैं मानता हूं कि सबसे पहली बात यह है, अहम बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो टीम इंडिया की बात को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के भाषण में भी कहा, बाद में संसद में भी इसको दोहराया कि हम ये नहीं मानते कि हम ही केवल भला कर सकते हैं, हम सबका साथ लेकर जाना चाहते हैं। पुराने हमारे जो मित्र, मतलब पुराने जो हमारे दल यहाँ पर प्रधानमंत्री या कुल मिलाकर सत्ता संभाल रहे थे, उनका योगदान जो है उसको भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। और ये मानते हैं कि अभी देखिए कि वो एक दृश्य कि जहाँ प्रधानमंत्री के घर पर सारे मुख्यमंत्री विभिन्न दलों के इकट्ठा आए हैं और प्रधानमंत्री के पीछे वो टीम इंडिया का बैनर लगा है। मुझे लगता है इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, मतलब जो एक रुख है कि सबको हमें साथ लेकर जाना है। अभी आप देखेंगे असम के बारे में भी, ये जो बांग्लादेश के साथ ट्रीटी हुई है लैंड एक्सचेंज के बारे में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच कुछ अलग थी। मगर जब कांग्रेस ने कहा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री का आग्रह रहा, बिल पास करवाना बहुत आवश्यक था, संवैधानिक परिवर्तन था वो, तो उस दृष्टि से लचीलापन दिखाते हुए हमने अकोमोडेट किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सबको साथ लेकर, सबको अकोमोडेट करते हुए सारे विचारों को, लैंड एक्विजिशन के बारे में भी देश के प्रधानमंत्री आज भी कह रहे हैं फ्रॉम द रूफटॉप कि अभी भी सजेशन दीजिए, वी आर ओपन टू द आइडियाज, सो देयर इज नो काइंड ऑफ एनी स्टबॉर्न अप्रोच। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है देश का जो वायुमंडल है उसमें। रही बात रोजगार, शिक्षा और कुल मिलाकर स्वास्थ्य के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए कि इस सरकार का एक आकलन बहुत पहले से है जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उजागर हुआ था कि हम ये मानते हैं कि गरीबी की समस्या जो है वो बेरोजगारी के कोख से निपटती है। तो बेरोजगारी को हटाना सबसे महत्वपूर्ण है। और आज हमारे देश की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की तो है ही, मगर उससे भी अधिक अनएम्प्लॉयबिलिटी की है। लोगों को हम रोजगारक्षम नहीं बना पा रहे। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स का उत्पादन बहुत हो रहा है, मगर वो रोजगारक्षम कितने हैं? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रमों में परिवर्तन आया नहीं, जितना व्यवसाय अभिमुख करना चाहिए था हम कर नहीं पाए। तो उसके लिए स्किल एजुकेशन का, स्किलिंग का एक बहुत बड़ा मिशन, उसके लिए अलग सरकारी एक डिपार्टमेंट बनाकर हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने इनफॉर्मली स्किल्स एक्वायर किए हैं उनको भी रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार, तो और कितना लचीलापन इसमें दिखाया जा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में भी, शिक्षा के बारे में भी मैं मानता हूं कि जो रोजगार का विषय है उसका संबंध स्वाभाविक रूप में शिक्षा से भी है, मगर उसमें भी काफी कुछ करना है। सरकार पूरी शिक्षा नीति को नए सिरे से बनाने की कवायद में लगी हुई है और स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मगर सरकार ने पहली बार स्वास्थ्य में अक्सर जो एक उपेक्षित विषय रहता है मेंटल हेल्थ का,
तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य की बात है उस पर एक नीति अपनाई है। तो मैं मानता हूं कि ये तो किसी का दावा नहीं कि सारा कुछ हो चुका है, एक साल वैसे भी कम समय होता है, बट सेवरल थिंग्स हैव बीन डन एंड सेवरल थिंग्स आर नाउ लाइंड अप। बिल्कुल। जोशी जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा थोड़ी सी भूमिका देते हुए। देखिए, आपके समय में ही आधार का काम शुरू हुआ था, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट उस वक्त भी चर्चा में था, लेकिन इस सरकार को कहिए, आप मानिए कि ये स्टेट्समैनशिप है कि आप लोग आधार पर आपस में डिबेट कर रहे थे, झगड़ रहे थे, सबको लगा कि बीजेपी इसको डिस्कार्ड कर देगी। जुलाई महीने का सबसे बड़ा पहला फैसला इन्होंने ये किया, और साल खत्म होते होते आसाम यूनिट की विरोध के बावजूद ममता बनर्जी से लेकर सोनिया जी तक सबके समर्थन से ये बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट इन्होंने साइन करने के लिए यहाँ से परमिशन ले ली। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार का ओपननेस ये दिखा रहे हैं गवर्न करने में, आप लोगों ने ये मौका पहले छोड़ दिया था और अभी एक साल भी हुआ नहीं। पहले तो आप लोग छुट्टी पर थे और अभी लौटे हैं, जब ये लोग अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं तो आप भी लग गए हैं काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। सर, थोड़ा समय तो इनको दीजिए। समय देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि संसदीय लोकतंत्र में अपोजिशन की कोई भूमिका है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उस प्रदेश के डूअर होते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री नीति बनाता है, फैसिलिटेट करता है लोगों को कोऑपरेट करके देश के निर्माण करने का। इसलिए संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट बनाई है, सेंट्रल लिस्ट बनाई है, स्टेट लिस्ट बनाई है। बुली टेक्निक से किसी को हम साथ लेकर नहीं चल सकते। हम भाषण देने के लिए हम कह सकते हैं कि हम कॉपरेटिव 10 पिलर खड़े कर रहे हैं, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आप देखिए खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे निर्णय सेंट्रलाइज कर दिए हैं। पीएमओ के अंदर कैबिनेट मेमो बनता है, कैबिनेट मेमो मिनिस्ट्री के अंदर नहीं बनता है, कैबिनेट मेमो बन के आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उसको मिनिस्ट्री को एंडोर्स करना है। ये सेंट्रलिस्टिक जो अप्रोच है उससे देश नहीं चलता है। ये देश में इतनी विविधता है या होमोजिनिटी नहीं है। इस देश को चलाने के लिए एक नीति आयोग बना दिया आपने। पहले प्लानिंग कमीशन में एडिशनल रिसोर्सेज देने के लिए अलग अलग मापदंड थे। कोई स्टेट की इकोनॉमी ठीक है, किसी स्टेट की इकोनॉमी ठीक नहीं है। अब आपने ब्लैंकेट 10% जो आपने सेंट्रल पूल में पैसा डिवोल्व किया स्टेट गवर्नमेंट में, और बाकी सब स्टेट की ये हालत हो गई है कि जहां 25% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना है, 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना है। जो स्टेट डेवलप नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो सेंट्रल इसको लागू नहीं कर सकते हैं। एडिशनल आपने फंड जनरेट नहीं किया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहां 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड देती थी, उसको एज पार कर दिया। कर्नाटक या महाराष्ट्र जैसी रिच स्टेट के लिए ये देश को नीति बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक प्राइम मिनिस्टर नीति बनाकर फैसिलिटेट करता है, न कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरह डूअर होता है। ये मानसिकता जब तक हमारे देश में जो प्रधानमंत्री के पद पर व्यक्ति है वो नहीं बदलेगा, तब तक संविधान में जो व्यवस्था संसदीय प्रणाली का, उसके माध्यम से देश को हम से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जी, आप ये काउंटर पॉइंट लेकर के आ रहे हैं विनय जी, मुझे लगता है आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये जोड़ूं कि एक तरफ तो हम ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, आप लोगों ने भी कहा कि देखिए हम ज्यादा पैसा स्टेट्स को दे रहे हैं और दिल्ली तय न करे कि कहां योजनाएं बने। एक नैरेटिव ये है, और दूसरी जो टिप्पणी है वो जो अभी जोशी जी ने कही कि आप सब जगह एक तरीके से नहीं कर सकते, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं, सब जगह देखिए, ये तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश थी। ये कोई हमारी किसी पिटारे से निकाला हुआ कोई ये नहीं था, शिगुफा नहीं था। ये तो एक रिकमेंडेशन थी जो सोची समझी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया। उस पर विचार करते हुए सरकार को लगा कि ठीक है, बदले हुए परिवेश में और जब हम डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, फाइनेंशियल पावर का भी डेवोल्यूशन चाहते हैं, तब ऐसा करना उचित है। अभी राज्य सरकारों को भी सलाह यही दी जाती है और 70 और 74 अमेंडमेंट भी यही कहती है कि और जिलों को भी आपने ये सत्ता सौंपनी चाहिए। तो उसका कदम तो केंद्र ने उठाना होता है। पहला तो केंद्र ने उठाया, सिफारिश को मान्य किया और अभी ज्यादा रिसोर्सेस प्रदेशों को दे दिए। इस पर कांग्रेस की कोई आपत्ति है तो मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि ये ठीक नहीं है या इस तरीके का। इसमें तो जहां तक प्रदेश की आवश्यकता को, राज्यों के तौर पर को सोचकर कुछ करने की बात है। संजय जी, मैं माफी चाहता हूं। हाँ। ये फाइनेंस कमीशन 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन या 13 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंड या 12 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन तो सरकारें मानती रही है,
लेकिन किसी स्टेट्स की जो वेरिएशन है या रिसोर्सेज नहीं है उनको मॉप आउट करने के लिए प्लानिंग कमीशन एडिशनल रिसोर्सेज देता, प्लान असिस्टेंट देता था, जिससे उस स्टेट के रिसोर्सेज नहीं होने के आपका बाद पॉइंट, वो डेवलप आपका जो पॉइंट है उसके लिए मुझे लगता है पूरा का पूरा आपने राज्यों निकाल दिया, उससे वो राज्यों की का हेमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। राज्यों की जो पोजीशन है उसको ठीक से आर्टिकुलेट करने के लिए हमारे पास पांडा साहब मेरा ख्याल इस पर बिल्कुल सुटेबल है कमेंट करने के लिए। आप क्या समझते हैं ये जो दोनों फैक्ट सामने आ रहे हैं, दोनों जो ओपिनियन सामने आ रही है कि आप योजना आयोग के समय में पिछड़े राज्यों को ज्यादा पैसा देते थे, अब शायद ऐसा नहीं होगा, ये आशंका जोशी जी जता रहे हैं। आप स्टेट की तरफ से जब उड़ीसा की तरफ से देखेंगे तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे इन दोनों एनालिसिस को? ये बिल्कुल गलत। देखिए, जो सेंट्रल प्लानिंग का मॉडल वो सारे दुनिया में डिस्क्रेडिट हो चुका है। सोवियत यूनियन तो सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, और चाइना जो था कम्युनिस्ट सिस्टम वो तो बिल्कुल कैपिटलिस्ट बन गया पिछले 3 दशक में। जो सेंट्रल प्लानिंग में हुआ करता था कि जिसका पॉलिटिकल क्लाउड होता था दिल्ली में उसको ज्यादा मिलता था। उड़ीसा जैसे राज्य, झारखंड, बंगाल, बिहार, इनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। जैसे कि हमारा मिनरल रॉयल्टी, हमारे मिनरल्स है, मिनरल रॉयल्टी मिलना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली रखा गया था, मार्केट से लिंक नहीं रखा था। तो सालों तक, बहुत सारे सालों तक ये तो आप ये मानते हैं तो रेवेन्यू मिलता था। तो आप ये मानते हैं कि दरअसल मैं ये कहूंगा जी हाँ बोले। नहीं, बहुत सारा बदलाव आया हुआ है पिछले 1 साल में। राज्यों को एम्पावर करने के लिए काफी कदम एक साल में उठे हैं, ऐसा पांडा साहब आपका मानना है। जोशी जी, आपसे एक सवाल और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगे का माहौल कैसा होने जा रहा है। कमिटियों में जाने का मतलब होता है कि संसद की तरह से, लोकसभा राज्यसभा की तरह से शोरगुल न हो, वहां पर संजीदा बातचीत हो और इन बिलों पर सहमति बन जाए। क्या मेरा ये मानना सही है कि मॉनसून सेशन में आप लोग पॉलिटिकल पोस्चरिंग करते हुए भी इन दोनों बिलों को पास कराने में सरकार की पूरी मदद करेंगे? नहीं, जो देश हित में कानून है, जिसमें जनता के साथ न्याय होगा, उस कानून में सपोर्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिससे जनता में तकलीफ बढ़े, ऐसे कानून को पास करने में हम पार्टी नहीं बन सकते। क्या ये सही नहीं है कि वन टाइम हम लैंड को एलिनेशन करते हैं, उसकी पुश्तैनी जमीन उससे डिप्राइव करते हैं, तो उनको कंपेंसेशन एडिक्वेट मिलना चाहिए? क्या ये जरूरी नहीं कि उसका सोशल इंपैक्ट होना चाहिए? ये बात सही है कि जो हमारे नेशनल इंपोर्टेंस के जो प्रोजेक्ट हैं उनको इससे वंचित किया जाए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इस देश में बहुत बड़ी जमीन उन लोगों के पास है जो जमीन की होल्डिंग कर रखी, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसके संबंध में हम कानून नहीं बना रहे। अच्छा रहता लैंड एक्विजिशन के बिल में लाने से पहले हमारी मोदी जी की सरकार पहले वो लैंड यूटिलाइज नहीं हुई है जो बची हुई है उसको पोजीशन में लेते और उसको इंटरेस्टेड करते और उसके बाद लैंड में को रिफॉर्म करना तो बात करते। लेकिन वो जमीनें जिनके पास हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन जमीनों को आप लेना नहीं चाहते हैं। शेष की जमीन इतनी बड़ी पड़ी हुई जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, ये कम से कम हमारी नीयत तो साफ होनी चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जो जनहित के जो मुद्दे हैं, जिसमें देश की प्रगति होती है, उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जन विरोधी नीति है उसके संबंध में हम निश्चित तौर पर अपने विपक्ष। आइए, यहाँ पर बिल्कुल मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने एक फिर पॉइंट रेज किया जिस पर विनय जी को रिएक्ट करना चाहिए। विनय जी, इनका कहना है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को दरअसल पॉलिटिकल कारणों से ही, लेकिन कांग्रेस ने ये जुमला एक अच्छा पकड़ लिया है जिसके कारण सरकार ओवर कॉशियस हो गई है और गवर्नेंस और ग्रोथ के लिए जो जरूरी एग्रेशन दिखना चाहिए, कन्विक्शन है आप में एग्रेशन का कि आप जोर से काम करें, लेकिन थोड़ा सावधान हो गए हैं। तो हमारे जैसे बिजनेस चैनल को जब हम समझते हैं इस मुद्दे पर हमारी राय बिल्कुल अलग होती है जनरल न्यूज चैनल या मीडिया की कमेंट्री से, तो हमको डर लगता है कि आप लोग स्लो मोशन में तो नहीं चले जाएंगे क्योंकि जोशी जी कह देंगे कि आप तो प्रो बिजनेस वाले हैं। देखिए, इस सरकार के मुखिया के बारे में अगर एक राय जो मैं मानता हूं कि हर कोई मान्य करेगा, तो हमारे प्रधानमंत्री किसी भी इस तरीके के लोक लुभावनवाद के प्रेशर में आने वाले में से नहीं है। He is not somebody who will easily given to the populist pressure. तो पॉपुलिज्म के विरोध में ही वो हमेशा काम करते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, देखिए क्या हुआ है, कांग्रेस को और हमारे कई अन्य दलों को भी एक आदत हो गई है कि गरीबी के इर्द गिर्द राजनीति को घुमा लेना, गरीबी को केंद्र में रखना और गरीबी के बारे में गरीबी का भी एक उदात्तीकरण करना, ग्लोरिफिकेशन करना। मैं मानता हूं कि गरीब की समस्या को समझना चाहिए, गरीबी को हटाना है तो हटाने का रास्ता कभी कभार
बार आपको लगेगा कि ये कहीं दूसरे रास्ते से जा रहा है, लेकिन ये ग्रोथ के रास्ते से वो गरीबी को हटाएगा। बिल्कुल। देखिए, खेती के लिए भी, सिंचाई के लिए भी अगर जमीन हाथ में लेनी है तो वो किसान की लेनी पड़ेगी, हमें और जमीन कहीं आसमान से तो टपकने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनफैक्ट भी चाहता है कि इनफैक्ट आने वाले दिनों में अभी हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे, एक साल का लेखा जोखा और उसके डिटेल में भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। लेकिन विनय जी, आपकी ये बात दरअसल बहुत भरोसा दिलाने वाली है कि मोदी जी इस प्रकार के पॉपुलिज्म वाली बातों के और नारों के दबाव में नहीं आने वाले हैं। ये हमको रिएश्योरिंग लगता है। लेकिन हाँ, आगे सफर लंबा है और कठिन है। हम आपको शुभकामना देते हैं और जोशी जी से भी अपेक्षा करते हैं कि वो अपना आक्रामक विपक्षी भूमिका निभाते रहेंगे। आप सभी का मेहमानों का आज वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। जय पांडा, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।